अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ अक्सर नसर जोया। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुश होंगे और अपनी जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। इसी तरह खुश रहिए, आबाद रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और नए आने वाले कंटेंट को लाइक करते रहिए ताकि मैं मोटिवेटेड होकर और काम करती रहूँ आपके लिए। तो चलें हम व्लॉग की तरफ वापस आते हैं। तो आज हम अपने इस व्लॉग में क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हाफिजाबाद की तारीख के बारे में। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था ना आपको कि हाफिजाबाद को लाइट लेने का नहीं, इसकी ये एक बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। और चलें मैं ही आपको बता देती हूँ कि हिस्टोरिकल सिटी ये किस तरह से है और इसकी तारीख कितनी पुरानी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग होने वाली हैं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था ये सारी चीज़ें। मैंने अभी रिसर्च से ये चीज़ें समझी हैं और मुझे पता चला है क्योंकि हमें तो ना कभी किसी ने बताया, ना हमने कहीं पढ़ा, ना हमें किसी ने डिस्कस किया, कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि जिस सिटी में रहते हो उसकी हिस्ट्री क्या है, कोई पता नहीं है हमें। तो खैर मुझे तो नहीं पता थी। हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे हमें पता था। भाई आप जीनियस हो, आप कर सकते हो, आपको पता है, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो कोई कुछ कहता था कि ये पढ़ लो तो मैं पढ़ लेती थी, कोई कहता था नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं तो वो पढ़ती भी नहीं थी। तो फिर मैंने हाफिजाबाद की हिस्ट्री कहाँ से पढ़ लेनी थी, तो मैंने तो नहीं पढ़ी थी। तो मैं तो यही समझती हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो बल्कि उन लोगों के लिए ज़्यादा बता रही हूँ कि जो हाफिजाबाद के नहीं हैं और उनको पता होना चाहिए कि हाफिजाबाद की हिस्ट्री क्या है। हाफिजाबाद की चलें हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो बाकायदा हम अब अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी सबसे पहले हाफिजाबाद जो है वो एक बहुत ही कदीम शहर है और इसकी जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 327 साल कबल मसीह की है, जब सिकंदर आज़म ने हमला किया था उस टाइम से है। और उसके बाद जब हिंदुस्तान के टाइम पे वो जो दरिया बह रहे होते थे तो उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए थे। तो एक नाम दिया गया था सांदल बार, जिसमें दरिया रावी और दरिया चिनाब के जो बहने की डायरेक्शंस थी उनको सांदल बार कहते हैं। तो वो जो है वो हाफिजाबाद उस एरिया में आता है। और बेसिकली वैसे हाफिजाबाद में दरियाए जो चिनाब है वो ज़मीनों को सैराब करता है, वो मेन सोर्स ऑफ समझ लो इरिगेशन है जो वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो रही होती हैं। इसके अलावा हाफिजाबाद जो है हाफिजाबाद बना किस तरह से, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो हाफिजाबाद जो है वो उसकी डिफरेंट हिस्ट्रीज़ हैं कहते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट उसके की स्टोरीज लिखी हुई हैं। तो एक उसमें जो और मुझे थोड़ी ऑथेंटिक लगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो उसमें ये है कि जो बादशाह अकबर है वो अपने मुशीरों या अपनी टीम के साथ विज़िट करने के लिए जंगलों में जाते थे शिकार वगैरह करने के लिए। तो इसी तरह किसी एक दिन शिकार के दौरान वो अपने साथियों से अलग हो गए। तो बादशाह अकबर जो हैं वो अकेले हो गए और अब उन्हें प्यास लग रही थी और जाहिर है जंगल था तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई पानी का सोर्स था, ना खाने का कुछ भी वहाँ पे, क्योंकि आबादी नहीं थी ना, जंगल था। तो उन्हें फिर एक झोंपड़ी नज़र आई जिसमें से धुआं आ रहा था। तो वो उसकी तरफ गए तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे और उन बुज़ुर्ग को जब उन्होंने अपनी प्यास और ये चीज़ें का बताया तो बुज़ुर्ग ने उनकी प्यास बुझाने के लिए एक हिरन जो है उसका उनको दूध पिलाया या उनका गोश्त उनको पका के खिलाया। मुझे इसके मैं मशहूर नहीं हूँ जी। तो बादशाह अकबर की जब बुज़ुर्ग ने प्यास बुझाई और उसको दूध पिलाया हिरन का, तो उसके बदले में फिर बादशाह अकबर ने पूछा उससे, बुज़ुर्ग से, कि आपको क्या चाहिए। तो बुज़ुर्ग ने ख्वाहिश की एक छोटा सा कस्बा जो है उसको आबाद करने की। तो बादशाह अकबर ने फिर अपने एक मुशीर हाफिज़ मेरठ को हुक्म दिया कि इस इलाके में एक कस्बा तमीर कर दो, आबाद कर दो, सॉरी। तो कस्बा आबाद किया जब हाफिज़ मेरठ ने, तो उसने उसका नाम भी फिर हाफिज़ाबाद रख दिया। ये बेसिकली एक जो वन ऑफ द स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग ये बादशाह अकबर का जो मुशीर है उसके नाम पे है हाफिज़ाबाद का नाम। लेकिन बाद में कुछ जगहों पे ये भी लिखा हुआ था कि बादशाह अकबर ख़ुद भी चाहता था कि ये इस सिटी का नाम उसके नाम पे बने, लेकिन इसमें कितनी अब ऑथेंटिसिटी है इसका आइडिया नहीं है। और इसके अलावा हाफिज़ाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत कदीम है। वहाँ उसकी जो बिल्डिंग है या उसकी वो जो पटरी रेल की गुजरी होती है वो बहुत कदीम है।
और बहुत सालों पुरानी है। इसके अलावा पाकिस्तान का तकरीबन ये 31वां शहर है जो सबसे बड़ा है। बड़े शहरों में मतलब 31वें नंबर पे आता है, 31st नंबर पे आता है। और अगर बात करें इसकी पुरानी तहज़ीब के हवाले से तो हफ्ज़ाबाद के अंदर 2 ऐसे बड़े कस्बे हैं जो जिनकी तारीख बहुत पुरानी है। और उसमें एक कौलो तारड़ है जिसका, और एक है दुल्ला भट्टी जो कि पिंडी भटिया में है, और कौलो तारड़ जो है वो हाफजाबाद में है। और यहाँ कौलो तारड़ क्योंकि बेसिकली मैं ख़ुद हाफजाबाद तहसील से हूँ तो उसको तो मैंने देखा है। तो उसमें उसकी कुछ इस तरह की हिस्ट्री है कि वहाँ से जब पार्टीशन हुई थी और लोगों ने मूव किया था तो जो हिंदू और सिख बरादरी के लोग थे वो वहाँ से इंडिया चले गए थे। और वहाँ से इंडिया से जो मुसलमान पाकिस्तान आए थे तो वो वहाँ आके उनकी जगहों पे रहना शुरू हो गए थे। तो वो जो बिल्डिंग्स और वो सारी चीज़ें हैं वो तब से हैं, बल्कि उससे पुरानी भी कुछ चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाफजाबाद से एक दरिया गुजरता है, दरिया चनाब। जो रिवर चनाब है वो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है फसलों को सैराब करने का। यहाँ पे रबी और ख़रीफ के सीज़न में 2 मेन जो सीज़न्स हैं और इसमें जो फसलें होती हैं रबी के सीज़न में वहाँ पे गंदुम और बाकी उसके साथ चारा वगैरह और सब्जियां लोग उगाते हैं जो सीज़न की होती हैं। और उसके अलावा ख़रीफ़ के सीज़न की मेन जो फसल है वो राइस है। और राइस के नाम बल्कि इस शहर को भी चावलों का शहर कहा जाता है। जब आप M2 मोटरवे या M4 मोटरवे से गुजर रहे होते हो तो वहाँ पे जो मोटरवे के ऊपर बोर्ड्स भी इवन आप लोगों ने देखे होंगे कि वेलकम टू चावलों का शहर या इस तरह का कुछ जो भी उसका वो साइन देता है वहाँ पे। तो वो एक हाफजाबादियों की फ़ख्रिया पेशकश है कि हाफजाबाद में ऐसा चावल प्रोड्यूस होता है कि जो पूरी मैं तो दुनिया कहूँगी कि नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। पाकिस्तान का तो बेस्ट चावल है ही, और वो इंपोर्ट भी होता है। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, पूरे पाकिस्तान में भी जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। उसकी एक ख़ास एक वो खुशबू है उस चावल की जब वो चावल पकता है, या आप उसका एक जायका है। इसके अलावा आप कहीं से भी चावल खाते हो, स्पेशली जिसने हाफजाबाद के हम जैसे लोगों जिन्होंने तो खाए वहीं के होते हैं तो उनको फिर पसंद नहीं आते, उनको फिर होता है कि नहीं ये तो वो चावल नहीं है। तो इसके अलावा जो है वहाँ पे फिर ये इंडस्ट्रीज़ भी हैं चावल से रिलेटेड। और सबसे जो एक मेन चीज़ है कि ये जो खड्डियों पे कपड़ा बनता था ये भी सबसे पहले और सबसे पुराना जो है ये हाफजाबाद में बनता था। हाफजाबाद में खड्डियों का कपड़ा बहुत यूज़ किया जाता था। अब तो खैर वो लूमें वगैरह चलती हैं वहाँ पे अब भी। और हाफजाबाद में बहुत अच्छे अच्छे बाज़ार हैं, उसमें एक मेन बाज़ार है, सतारा मार्केट है। उसके अलावा भूल गया पता नहीं क्या है शाहीन मार्केट है। और उसके अलावा वहाँ पे कॉलेजेस हैं, मुस्लिम कॉलेज है, सुपीरियर कॉलेज है, पंजाब कॉलेज है, किप्स कॉलेज है। इसके अलावा भी बहुत से हैं जो अब नए बन रहे हैं, अब बहुत से मेरे से मिस हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बना है। और ये जो कैंपस है ये अभी PTI गवर्नमेंट जब आई 2018 में तो उसके बाद ये बना है। कुछ लोग कहते हैं उससे पहले का बन चुका था, लेकिन अनाउंस अब हुआ है या इस तरह का जो भी था। खैर वो पॉलिटिकल हिस्ट्री वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें तो जब पता चला तब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और उसने ही उसकी इनॉग्रेशन की थी और उसी ने ही उसको आगे लेके भी चला था। उस पर उसने प्रॉपर फॉलो बैक दिया उसका, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अपनी स्पीच में इमरान खान ने कहा भी था कि हाफजाबाद में इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब लोग वहाँ पे पढ़ लिख जाते हैं तो उनके पास वहाँ पे समझ लें कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वहाँ पे जॉब्स नहीं क्रिएट होती। जॉब्स तो हैं ही नहीं वहाँ पे ऐसे कोई रेफरेंस बेस्ड, और इस तरह से वो भी गवर्नमेंट लेवल पे जाके किसी को अगर कोई जॉब मिल जाती है तो वो बहुत रेयर होता है। अब तो वहाँ पे जॉब्स हैं ही नहीं, और प्राइवेट सेक्टर नहीं है वहाँ पे। ये टेक्सटाइल तो बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ राइस मिल्स और ये वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे फिर कितने को लोग जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं, और उसमें भी ज़ाहिर है वो लोग ही हो सकते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन है
बाकी लोग कहाँ पे जाएं। जैसे ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ की जो एजुकेशन की रेशो है वो फीमेल्स की बल्कि ज़्यादा है मेल की निस्बत, लेकिन फिर भी वहाँ पे जब जॉब्स वगैरह आपको नहीं मिल रही होती तो फिर ज़ाहिर है आपको दूसरे सिटीज़ में जाना पड़ता है। जी, तो अब हाफिज़ाबाद में का जो एक गैप है वो ये है कि अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लग जाएं तो वहाँ के जो पढ़े लिखे या वहाँ के जो एजुकेटेड तबका है वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाए क्यों, वो वहीं पे रहे। और इसके अलावा अब चलो एक यूनिवर्सिटी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, ना होने से तो कुछ होना बेहतर ही है, तो उसके अलावा भी होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है और लोग पढ़ना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वहाँ पे मिलिट्री कॉलेज होना चाहिए। ये बल्कि कहा भी था अभी इमरान खान का जब लास्ट टाइम जलसा हुआ था तो वहाँ के लोगों ने ये एक अपनी क्यूरी दी भी थी, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर उनको मौका नहीं मिला, या फिर जो भी अनस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में चल रही है तो ये जो जितना भी ये बल्कि हाफिज़ाबाद के साथ तो मैं यही कहूँगी कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि कभी एक पार्टी की गवर्नमेंट, ओवरऑल पाकिस्तान में भी यही इशू है, तो यही सेम हाफिज़ाबाद में भी है, कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी, तो वो चीज़ें जो हैं वो उनकी आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स और वो चीज़ें, एक अपने प्रोजेक्ट शुरू करता है दूसरा अपने प्रोजेक्ट शुरू करता है। जी, तो हाफिज़ाबाद जो है वो 1993 में डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था, क्योंकि इससे पहले वो ज़िला गुजरांवाला की एक तहसील थी, और अब उसकी अपनी दो मेन तहसीलें हैं, एक हाफिज़ाबाद और एक पिंडी बटियाँ। और इनके और इस डिस्ट्रिक्ट के जो मेन सिटीज़ हैं उसमें सुखे की मंडी है, कोट हसन खान है और जलालपुर बटियाँ हैं। इसके अलावा दो कदीम जो हैं वो कस्बे हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं बात कर रही थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस तरह से, अब जिस तरह 1993 में ये डिस्ट्रिक्ट बना है तो अब तक अगर इसकी डेवलपमेंट के बारे में हम बात करें तो वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। जितना वहाँ पे जितने लोग वहाँ से पढ़ लिख के निकल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही कि उन लोगों को वहाँ पे अकोमोडेट किया जाए। ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं देखी अब तक वहाँ पे। हालांकि अब इतने साल हो गए हैं इसको डिस्ट्रिक्ट बने भी, तो इसके लिए तो बहुत कुछ अब, हालांकि मोटरवे जो है M2 और M4 जो है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, और पिंडी बटियाँ जो से मुल्तान मोटरवे है वो वहाँ से गुजरती है, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो लोगों को तो वैसे ही लाइक किसी ने फैसलाबाद जाना है, लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, इतना इजी हो गया है। पहले की निस्बत तो बहुत इस चीज़ में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इंडस्ट्रियल उस केस में नहीं हुई है साइड पे। ना तो वहाँ पे कोई टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लग गई है, छोटी मोटी लूमें वगैरह चलती हैं वहाँ पे, लेकिन उसमें भी लेबर्स वगैरह काम करते हैं। उसको बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट आप नहीं कह सकते हो कि वहाँ पे लोगों को आप के लिए जॉब्स क्रिएट कर सको आप। ज़ाहिर है लोग खर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके वो रिटर्न में भी कुछ उनको चाहिए होता है, और वो अपनी उसके रोज़ी की तलाश में फिर वो निकलते हैं बाकी सिटीज़ के लिए। लेकिन अगर उनको अपने शहर में चीज़ मिलेगी तो वो क्यों नहीं जाएंगे। तो ये इसका मेन जो मुझे तो इशू समझ आया वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही है, क्योंकि एक गवर्नमेंट आती है उसके अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, दूसरी आती है उसके अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ये लोग उसको कोलैबोरेशन के साथ नहीं चलते। उसकी वजह से क्या होता है कि एंड ऑफ द डे फिर फेस किसको करना पड़ता है, आम आवाम को, हम जैसे लोगों को। तो उसकी फिर चलो ये एक क्वेश्चन है, और बहुत से लोग जो हैं वो मेरे साथ रिलेट भी करेंगे इस बात पे कि जी जाहिर है किसके लिए इजी होता है कि वो एक शहर से दूसरे शहर जाए, मंडे टू फ्राइडे जॉब करे, फिर वापस जाए, फिर वहाँ से दोबारा आए। इतना तो किसी के पास खर्चा नहीं होता। उसमें से वो जो कमा रहे होते हैं उसका 50 से 60% तो उस चीज़ पे लगा रहे होते हैं, तो उन लोगों ने बचाना क्या है वहाँ पे। तो इस चीज़ पे तो किसी को वाकई सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा काम, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता कि अगर हम पॉलिटिकल लोगों की तरफ ही देखते रहें कि ये लोग हमारे लिए क्या करेंगे, और इन्होंने तो अब तक कुछ नहीं किया तो ये आइंदा भी कुछ नहीं करेंगे। इनका कोई विजन ही नहीं है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं होता है। इनसे जब पूछ लो या तो ये अपने रेफरेंस पे किसी की रोड्स बना रहे होंगे, किसी की नालियाँ पक्की कर रहे होंगे, गलियाँ बना रहे होंगे। इसके अलावा अब रेफरेंस बेस्ड काम चलते हैं वहाँ पे, ऐसे न्यूट्रल होकर कोई काम नहीं करता है। वो लोगों ने डिवाइड किया हुआ है कि ये एरिया इस बंदे का है, ये एरिया इस बंदे का है, ये एरिया इस बंदे का है। ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे ऐसे तो आप एक जो लीडर है वो तो नहीं लेके चल सकता ना।
ज़ाहिर है अब वहाँ पे जिसको हम वोट देते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो तो हमारा लीडर होता है ना, उसको हम चुनते हैं, तो उसको तो चाहिए कि वो सबके लिए सुने, वो सबकी बात सुने। अब जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो तो अब मैटर करता है ना। अब ज़ाहिर है अगर कोई और, मैं कुछ और सोचती हूँ तो मेरे बहन भाई कुछ और सोचते होंगे, मेरे हमसाए कुछ और सोचते होंगे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह कुछ और सोचते होंगे, तो क्या हम उनको अब फोर्सफुली तो नहीं कह सकते कि तुम इसी पर ही ठप्पा लगाओ और तुम इसी को ही फॉलो करो और तुम यही करो। वो तो ज़ाहिर है सबका अपना हक है ना, वो फिर वोट करने का एक इंडिविजुअल लेवल पे फिर वो उस चीज़ का पर्पस क्या है कि अगर आपको राइट ही नहीं दिया जा रहा कि आप जिसको चुनना चाहते हो आप उसको वोट कर सको, और फिर अगर आप उसको वोट कर रहे हो तो वो बंदा आपके लिए ऐसे डिसीजंस करे कि जो आपके फ्यूचर के लिए हों और आपको उनमें फ़ायदा हो और आपके ओवरऑल जो कंट्री है या आपका जो एरिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए हो। तो ऐसा इस तरह का कुछ सोचना पड़ेगा हमें, और ये कुछ छोटे लेवल पे नहीं, क्योंकि जाहिर है अवाम ने तो वोट देना है, ये तो बड़े लोगों का काम है जो वोट ले रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो उनका काम है ना, वो करें ये वाली चीज़ें और वो डेवलपमेंट का सोचें और वो प्लान लेके आएँ कि ये प्लान है मेरे पास, ये प्लान है मेरे पास, ये प्लान है मेरे पास आपके लिए। हमारे पास कोई कभी किसी ने प्लान नहीं बताया, हमेशा जो भी मैंने तो खैर कभी किसी को सुना ही नहीं, कभी किसी को गलती से सुन भी लिया तो उसका यही होता है कि वो फलाने फलाने तुम्हारे जो आबाओ अजदाद है वो हमें वोट देते थे तो भाई आप लोगों ने भी देना है। नहीं, उनकी जो सोच थी या उनका कोई टाइम था तो वो जाहिर है अपने उसमें रह के सोचते होंगे, डिसीजंस करते होंगे। तो अब हम हैं तो अब हमारा भी तो सोचने का एक स्टाइल होगा ना, हमने भी दुनिया देखी है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना फैसला। मतलब ये आप हमें इस तरह से कन्विंस तो नहीं कर सकते कि आपके बाओ अजदाद ये सोचते थे तो आप भी यही सोचो और आप भी यही करो। ज़ाहिर है प्लान लेके आओ ना हमारे पास, तो हमें पता हो कि ये चीज़ हमारी डेवलपमेंट के लिए, इसका हमें फ्यूचर में फ़ायदा होगा। ये बंदा तो इसकी तो बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, ये तो इसका तो विजन बहुत अच्छा है, तो फिर हमें भी समझ आए ना, हम भी रिलेट करें, कनेक्ट कर पाएँ, तो ऐसी चीज़ें लेके आए ना हमारे पास, तो फिर हम भी करें उस चीज़ को फॉलो। तो ये अब हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी पूछना पड़ेगा लोगों को कि जो हमारे पास आ रहा है कि आप हमें वोट दो ये इस तरह की चीज़ें करने के लिए, तो उससे हमें पूछना पड़ेगा कि भाई क्या लेके आए हो, आपका विजन क्या है। तो हम आप अगर छोटे छोटे लेवल पे रह के अगर ये चीज़ें करेंगे तो फिर ही कतरा कतरा मिल के दरिया बनेगा, तो हम कुछ कर पाएंगे। वरना हम 10 साल के बाद भी यही कह रहे होंगे, मेरी जगह कोई और बैठ के वीडियो बना रहा होगा कि भाई हाफिजाबाद के ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये मसले हैं। हालांकि जितना ये सिटी कदीम है इसको तो टूरिज्म के लिहाज से इतना इम्प्रूव कर देना चाहिए था कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो लोगों को तो पता ही नहीं है। वहाँ पे इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं तो उनको हमें प्रेजेंट क्यों नहीं करें, हमें उनको प्रेजेंट करना चाहिए और लोगों को वहाँ पे टूरिज्म के उसके केस में इनवाइट करना चाहिए और हमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए और अपनी प्रमोशन करनी चाहिए अपने एरिया की कि भाई हम हमारे पास क्या ऐसी कौन सी नेमत है जो उस एरिया में नहीं है, लेकिन उसको इतना बैकवर्ड कर दिया गया है कि वहाँ पे ना तो वहाँ से निकलने वाले कुछ कर पाते हैं। ज़ाहिर है इंडिविजुअल लेवल पे कौन कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और मेरी वीडियो पे अगर 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे तो वो ही सुनेंगे ना, इसके अलावा बाकी लोग तो नहीं सुनेंगे और उनको तो पता भी नहीं होगा कि किसी ने ये अगर कोई क्वेश्चन राइज किए भी हैं तो वो क्या हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने अपने लेवल पे रह के हमें मिल के काम करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह आप इसको मुझे लगता है कि सपोर्ट करोगे, और अगर कोई चीज़ मिस होगी तो आप उसको ज़रूर हाईलाइट करोगे, आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। हम इस को लेके इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी और कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।